मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित आपका जो पेपर होगा उससे संबंधित कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला। आपको पता है मैं रिवीजन कराता हूँ इसमें सारे के सारे यूनिट का। तो आपको क्या करना है भाई, आपके सामने वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ आप सभी बच्चों को एक टारगेट देना चाहता हूँ 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके, अपन बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना है। आपके जो 5 विद्यार्थी हैं उसको, जिनको भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसको इस वीडियो को शेयर कर दो। एग्जाम देने जाओ ना तब आप अपने दोस्तों के फ़ोन में भी चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करो भाई। अपन 25,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हो फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। आपको क्या करना है, पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया आपने, यहाँ की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे चले जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे गए आपको कोने में जाकर सर्च करना है क्या, इंडियन, INDIAN। ये सर्च करें ना भाई, आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मैंने सारे के सारे, देखो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न डाल रखे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी डाल रखे हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। अच्छे से जाओ और जाकर पढ़ो, पूरा वीडियो को एंजॉय करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। सारे के सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। धन्यवाद, एंजॉय करो वीडियो। साथ के साथ अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं उनके भी सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं, मास्टर क्लास डाल रखी है, कंप्लीट रिवीजन डाल रखे हैं। उसके वो कहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो पहले प्रश्न की बात करूँ, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने 1824 से लेकर 1888 के बीच में इनका जीवन काल रहा। समझ में आएगा, 1824 से लेकर 1883 तक इनका जीवन काल रहता है। और 19वीं शताब्दी के ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक व सामाजिक पुनः जागरण आंदोलन के प्रमुख अग्रणी विचारी थे, अग्रणी व्यक्ति थे। तो आपको पता है भारत में उस समय जो 18वीं शताब्दी के समय क्या था, जो अंग्रेज हैं ये भी भारत के अंदर अपने पैर जमा चुके थे। सामाजिक व्यवस्था वो पूरी बिगड़ चुकी थी। हम अंग्रेजों के द्वारा भी त्रस्त हो चुके थे। उससे पहले जो मुगल थे, उन्होंने भी भारतीय समाज को क्या कर दिया था, हिंदुओं को तोड़ दिया था, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, परेशान कर रखा था। तो समाज है वो पूरी तरीके से हतोत्साहित था। समाज अपनी कुरीतियों से, सामाजिक अव्यवस्थाओं से फैला हुआ था। तो उसी समय कुछ व्यक्तियों का जन्म होता है जिन्होंने क्या करते हैं, समाज के अंदर पुनः जागरण का कार्य करते हैं। उनमें से जो एक प्रमुख व्यक्ति है उनका क्या नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं। और उनको भारतीय आर्य समाज का क्या माना जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज के अंदर क्या किया, अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो भारतीय समाज है उसमें अंधविश्वास, जो रूढ़ियां हैं और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे क्या किया, उनको मुक्त करके समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास किया। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो जो भारत में क्या हो गया था, भारत में उस समय जो मुस्लिम आक्रांताएं थे, तो हिंदू है वो परेशान होकर कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, कुछ लोग अंग्रेजों ने मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तो यही होता है कि उसी समय तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था, एक नारा दिया था, वेदों की तरफ लौटो। हमें फिर से जो लोग दूसरे धर्म अपना चुके हैं उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने का इन्होंने प्रयास किया और यही इनका प्रमुख नारा है। तो छोटे वाले प्रश्नों में यह भी आ सकता है कि वेदों की ओर लौटो ये किन्होंने नारा दिया था। अगले वाला प्रश्न है, जो पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार। अगले वाला पॉइंट है स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रमुख विचार होते हैं उसमें जो पहला विचार होता है वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास। तो सुपरमेसी ऑफ द वेदास, तो वेद होते हैं उन पर उनका क्या होता है, विश्वास है। उन पर इन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिया था, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, वेदों पर दिया था। तो इन्होंने वेदों को ही सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना। तो इन्होंने कहा कि वेद हैं वही वास्तविक हमारे ज्ञान के क्या है, स्रोत हैं। उनका मानना था कि वेद निराकार ईश्वर द्वारा रचित हैं, उसमें धर्म, विज्ञान और समाज और राजनीति के मूल सिद्धांत हैं। तो उन्होंने क्या माना था, वेद है वो कैसे निराकार है, मतलब निराकार क्या, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं बताया गया, मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है।
साथ के साथ उसमें क्या बात की गई है, धर्म की बात की गई। भाई धर्म से संबंधित तो थे वेद, समाज की बात की गई थी, विज्ञान की बात की गई थी और राजनीति के बारे में भी बात की गई थी। तो इन्होंने यही कहा था वेद हैं वो हमारे सबसे सर्वोच्च स्थान रखते हैं हमारे समाज के अंदर। आपका जो इससे संबंधित, धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित और विज्ञान से संबंधित सारी की सारी चीज़ें वो हमारे वेदों में ही व्याप्त हैं। उन्होंने वेदों को प्रमाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या पर बल दिया। तो इन्होंने क्या कहा, जो वेद हैं वो क्या प्रमाणिक है, मतलब उनमें जो बात कही गई है वो सत्य है और वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन बात है। और ये कहीं हद तक ये बात है वो सत्य भी होती है। हमारे वेदों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज के समय में साइंस के अंदर क्या हो रही है, उनकी डिस्कवरी अभी भी चल रही है। तो इन्होंने क्या था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इन्होंने वेदों की सर्वोच्चता पर, वेदों को ही सब कुछ माना था। अगले वाला पॉइंट है ईश्वर का स्वरूप, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो ये भगवान को कैसा मानते थे, ये भगवान को एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। समझ में आ गया कि ईश्वर है वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो निराकार है, वो कण कण में व्याप्त रहता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया था। तो इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा होती है उसका विरोध किया था। इनके अनुसार ईश्वर वो निराकार होता है, सर्वज्ञ होता है, हर जगह रहता है और न्यायकारी होता है। न्याय करने का कार्य भी किसका होता है, ईश्वर का ही होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ईश्वर पूजा पर ध्यान दिया था और ईश्वर को कैसा माना, निराकारी माना, ऐसा जिसका कोई आकार नहीं होता है, सर्वव्यापी, हर जगह वो व्याप्त है और न्यायकारी, मतलब वो न्याय करने का कार्य करना होता है। समझ में। और खास बात इनका यह है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था कि मूर्ति पूजा पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। अंधविश्वास हो गए, कर्मकांड हो गए, बलि वगैरह देना होगा, इस पर भी इनका क्या करते थे, इनका विरोध करते थे। तो पहला पॉइंट है इनको वेदों पर विश्वास था। दूसरा मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास हो गए, हिंदू धर्म में उनको इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था और ईश्वर को निराकार रूप में माना। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक सुधार। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता और स्त्री शोषण का विरोध किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा है, समझ में आ गया, जो सती प्रथा है जिसमें महिलाओं को क्या कर दिया था, सती बनने के लिए मजबूर किया जाता था, वो प्रथा हो गई। बाल विवाह, बच्चों का छोटे बचपन में विवाह कर देना, उससे संबंधित, और अस्पृश्यता, छुआछूत हो गई, जातिगत व्यवस्था हो गई, उस पर इन्होंने क्या किया था, इन सब कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। ये इनके बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समानता का समर्थन किया। तो ये क्या थे, इन्होंने जो स्त्री होगी, महिलाओं से संबंधित सुधारों की बात, सुधारों की इन्होंने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती में ने। विधवा पुनर्विवाह, तो जो महिलाएं विधवा हो गई उनकी पुनर्विवाह किया जाना चाहिए, इस पर इन्होंने बात की। और समानता का समर्थन किया कि हर व्यक्ति उसको समानता का अधिकार है, इस बात का भी इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के गुण और कर्म के आधार पर स्वीकार किया, न कि जन्म के आधार पे। तो इन्होंने जो समाज में जो जातिगत व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था है, उन्होंने क्या बताया कि ये गुणों के आधार पर होनी चाहिए, गुण और कर्म के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति के जैसे गुण हैं, जैसे वो कर्म करता है, उसके आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर ही ये अपनी जो जातिगत व्यवस्था उसको बनाकर रखें। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा है उसके प्रचार के लिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत से प्रयास किए थे। इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा के समन्वय की बात की। तो ये कहते थे कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा है ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी मानो, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा है उसको भी मानना चाहिए। आज के समय में ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्य समाज के माध्यम से देश भर में गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, आर्य समाज है उसके माध्यम से उसके सारे इन्होंने जो भारतीय समाज है उसमें गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना की। तो अलग अलग जो स्कूली प्रणाली है उनमें गुरुकुल व्यवस्था और विद्यालय जो व्यवस्था उसकी स्थापना करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण, ज्ञान और राष्ट्र की सेवा का साधन बताया। तो इन्होंने क्या बताया, जो हमारी जो शिक्षा है उसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र का निर्माण होता है, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का साधन माना। साथ के साथ इन्होंने ज्ञान और राष्ट्र सेवा है उसको इसका क्या माना है, साधन माना है। तो यही होती है, शिक्षा को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया कि शिक्षा के माध्यम से कोई व्यक्ति उसका चरित्र का निर्माण होता है, उसका ज्ञान का और राष्ट्र के विकास का निर्माण होता है। अगले वाला पॉइंट, राष्ट्रवाद और स्वदेशी चेतना।
तो इन्होंने भारत में एक सांस्कृतिक राष्ट्र माना। तो भारत को इन्होंने कैसे माना कि हम एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम सांस्कृतिक लोग हैं और हमें अपना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, हम पहली कुछ सभ्यताओं में से थे जिन्होंने एक अपना, जिनका धर्म है वो आज भी प्रासंगिक है, जिनका अपना खान पान था, अपनी सभ्यता थी, उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक आधार प्रदान किया। तो इन्होंने जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसको एक नई दिशा व दशा देने का कार्य किया इनके विचारों ने। तो यही है उनके विचार हैं, उनको भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसको भी बहुत बड़ा सहारा मिला इनके विचारों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात की, भारतीय समाज के अंदर जो रूढ़ियां उनको हटाने की बात की। तो इससे क्या, लोग जागरूक होना शुरू हुए धीरे धीरे। उन्होंने विदेशी संस्कृति, भाषा और शासन की आलोचना की। तो इन्होंने जो विदेशी शासन हो गया, विदेशी संस्कृति हो गई, इसकी आलोचना की और इसके माध्यम से क्या हो गया, इनडायरेक्टली इन्होंने अंग्रेजों की भी क्या किया था, विरोध किया था, उनकी संस्कृति का विरोध करके। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, धार्मिक कट्टरता और आडंबर का विरोध। तो ये सबसे बड़े विरोधी रहते थे जो समाज के अंदर धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती थी, जो लोग एकदम अपने धर्म को सर्वप्रिय मानते हैं उसको, और जो आडंबर किया जाता है, बलि देना हो गया, सती प्रथा हो गई, ये सब आडंबर थे, इनके भी इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का। तो इन्होंने ब्राह्मणवाद, पुराण की अतिशयता और पाखंड का विरोध किया। तो इन्होंने जो समय ब्राह्मणों का जो सर्वोच्चता देखने को मिलती थी, जहाँ पर ब्राह्मणवाद क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादातर क्या होता था, यज्ञ वगैरह का ज़्यादा क्या रहता था, स्थान रहता था, उनका विरोध किया था। इनकी कृति थी सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने सभी धर्म और संप्रदाय की तार्किक समीक्षा की। तो एक सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने किताब निकाली, जिसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सभी धर्म, जो जितने भी धर्म हैं, इन सब की भाई जो इनके मूल सिद्धांत क्या हैं, समझ में आ गया। सभी का सिद्धांत यही होता है कि सभी लोगों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ व मानवता के साथ नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार की उन्होंने तार्किक समीक्षा की। सीधी सीधी बात है, सारा धर्म के जो निचोड़ है वो काट के रख दियो सत्यार्थ प्रकाश में। अगले वाला पॉइंट है, उनका तर्क और विज्ञान को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, तर्क मतलब जो अपन जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं ना, आज के समय जो आप कहते हो, कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात कहे तो आपके समय आज उसको उल्टा प्रश्न पूछते हो, तार्किक प्रश्न पूछते हो, भाई ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो यही चीज़ है, जो इसी चीज़ को इन्होंने तर्क और विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, किसको, धर्म को। अब इनकी आलोचनात्मक, भाई कोई व्यक्ति है, उसके दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, आलोचनात्मक और सकारात्मक। तो पहले सकारात्मक देखेंगे, फिर आलोचनात्मक पॉइंट भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है धार्मिक शुद्धिकरण। तो इन्होंने धर्म के अंदर जो आडंबरवाद आ गया था, धर्म के अंदर जो पाखंडवाद आ गया था, इनको इन्होंने सही करने का प्रयास किया था वैज्ञानिक और तर्क संगत ढंग से। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। इन्होंने समाज की रूढ़ियों से मुक्त कर समानता और स्वतंत्रता के विचार फैलाए थे। तो इन्होंने समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ फैल गई थी उसको मुक्त करके इन्होंने समाज में समानता और स्वतंत्रता के विचार है उनको फैलाया कि सभी लोगों को वो समान है और स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए सभी लोगों को समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा की क्रांति। तो इन्होंने अपने शिक्षा के प्रयास करके हर जन तक, हर व्यक्ति तक इन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा है उसको महत्व को समझाया, शिक्षा का लोगों को बताया कि आधुनिक जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, शिक्षा उसको भी अपनाओ, लेकिन साथ के साथ जो आधुनिक शिक्षा उसको भी अपनाना चाहिए ताकि हम वैज्ञानिक ढंग से भी आगे बढ़ सकें। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी प्रेम। तो इनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आधार को मजबूत किया। तो इन्होंने क्या किया, इनके जो विचार है, इन्होंने जो स्वतंत्रता जो संग्राम रहा, फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके लिए इन्होंने वैचारिक आधार मजबूत किया। तो जो वैचारिक शक्ति है जो लोगों के अंदर, जो अंग्रेज थे उनके प्रति उन्होंने क्या किया, एक उनके विरोध की भावना उत्पन्न की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आधुनिकता की बात की, अपनी खुद की भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात की, अंग्रेजों की जो संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, शासन के विरोध में इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी, बताई ताकि लोग जागरूक हो सके। अब इनका नकारात्मक पक्ष क्या होता है, पहला पॉइंट है धार्मिक
असहिष्णुता का आरोप। तो इन पे सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अन्य धर्मों की आलोचना की। तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म को सर्वप्रिय दिखाया, हिंदू धर्म को, और बाकी अन्य धर्मों की इन्होंने आलोचना करने की प्रयास की। तो इन पे आरोप लगता है कि असहिष्णु व्यक्ति थे। असहिष्णु मतलब जो दूसरे धर्मों को कम मानते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज के अंदर जो बहुत बड़ा वर्ग है जो मूर्ति पूजा को मानता है उसका इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। विरोध किया ही था इन्होंने। पुराणों और परंपराओं का पूर्ण निषेध, तो इन्होंने कहा जो पुराण वगैरह हैं या जो पुरानी परंपराएं हैं इनको लगभग निषेध कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो इसमें क्या, आम जनता और जो धार्मिक नेतृत्व है उनके बीच में टकराव होने लगा। तो इनको जो मानने वाले लोग थे वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग है भाई जिनका काम यही था धार्मिक इन सब चीज़ों को चलाने का, तो उनका तो क्या हुआ, इन्होंने आम जनता है जो इनको फॉलोअर थे और जो इनको नहीं मानते थे उन दोनों के बीच में टकराव होने लगा। अत्यधिक वैदिक आग्रह है, और इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया, वो कौन थे, वेद थे। तो इन्होंने वैदिक दृष्टिकोण पर को सबसे ज़्यादा अत्यधिक जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा नहीं माना। तो एक चीज़ को आप सब कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो संपूर्ण नहीं हो सकती इस दुनिया में। तो यही है इनके, ये कुछ आपके आलोचनात्मक पॉइंट है। धार्मिक असहिष्णुता, मूर्ति पूजा का विरोध, पुराण और परंपराओं का पूर्ण निषेध, और अत्यधिक वैदिक आग्रह के नाम से देखते हैं अपन। अब निष्कर्ष की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक व बौद्धिक पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ थे। तो इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने समाज में हमारी जो सामाजिक, धार्मिक और वैदिक जो संस्कृति है उसको क्या क्या ऊपर उठाने का, पुनर्जागरण करने का, एक नई विचारधारा लाने का इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने समाज में चिंतन, सुधार व आत्म निर्भरता की भावना जगाई। तो इन्होंने क्या किया, हमारे समाज में चिंतन की जो भावना होती है उसको सुधार के, लोगों के जीवन में सुधार की भावना को, और आत्मनिर्भरता की जो भावना है, लोगों में एक दूसरे के प्रति निर्भर रहे, उसकी भावना को इन्होंने जगाया। यद्यपि उनके विचारों में कुछ विवाद भी रहे, लेकिन उनके विचार हैं उनमें मूर्ति पूजा हो गई, वेदों को सब कुछ मानना हो गया, दूसरे धर्म को प्रति असहिष्णुता, ये कुछ विवादों में भी रहे, कुछ वैचारिक टकराव भी लोगों के साथ इनके जरूर रहे। इनकी सोच ने आधुनिक भारत के निर्माण में गहरा योगदान दिया, लेकिन उस समय वो विचार बहुत लोगों को बुरे लगे होंगे, लेकिन दीर्घकालीन उनके लाभ यही रहा कि आज अपन जो भारतीय समाज देखते हैं इसका निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, और उन्होंने जो विचार दिए थे वो आज के समय भी प्रासंगिक, आज के समय में भी हमें वास्तविक लगते हैं। जब समाज फिर से वैज्ञानिक सोच, नैतिकता और शिक्षा की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस करता है, तो जब भी समाज को लगता है कि हमने अगर उस समय जो वैज्ञानिक सोच है और नैतिकता है और उसको, शिक्षा को अपना लिया, इसलिए आज हम इतने आगे हैं, तो इसीलिए इसमें इनका प्रमुख योगदान किसका रहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का रहता है, जिन्होंने उस समय इन सब चीज़ों पर बात की थी। तो चलो, ये तो था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रमुख जो उनके विचार रहे। वो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अन्य वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर से देख लो। कोई पर्सन में दिक्कत आ रही है तो वो भी देख लो, आपका वो भी आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा, भारतीय जो स्वतंत्रता की लड़ाई रही उसके अंदर क्या रहे, सबसे महान मतलब प्रमुख नेताओं में से एक रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री और दूरदर्शी विचारक थे। तो ये क्या थे, पहले जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, और इनके जो विचारक हैं दूरदर्शी, दूर के विचार रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इन्होंने भारत को आधुनिकता, प्रगतिशीलता और समन्वयमूलक राष्ट्र बनाने के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत माना। तो इन्होंने भारत के समाज को आधुनिक बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए और समतापूर्ण मतलब सभी को समानता का अधिकार देने के लिए इन्होंने क्या किए, प्रयास किए थे इन्होंने। साथ के साथ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना मार्गदर्शी सिद्धांत माना। और इन्होंने किस सिद्धांत के ऊपर अपने जो राजनीति की, अपने जो देश को चलाया, वो क्या था, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होते हैं, लोकतंत्र में सभी लोग हैं उनके समान अधिकार मिले और समाज में हर व्यक्ति उसको सामाजिक न्याय मिले। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिले। तो इसी को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब जहाँ लोकतंत्र भी बना रहे और समानता के अधिकार हैं वो भी सभी को मिलता रहे।
उनके अनुसार भारत जैसे विविधतापूर्ण और गरीब तरस देश में समाजवादी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है। तो इन्होंने माना कि भारत जैसा देश है जो विविधताओं से अलग अलग प्रकार की जो विविधता है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भारत में जो लोग हैं उनमें जो समाजवादी व्यवस्था है, जो अपन सभी को न्याय देने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये तभी लागू हो सकती है जब लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ी हो। तो उसमें लोकतंत्र जब तक जीवित रहेगा तब तक समाजवादी व्यवस्थाएं भी वो भी चलती रहेंगी। तो जो गरीब अमीर की जो खाई थी उसको बराबरी करने के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा समाजवादी व्यवस्था का। लोकतांत्रिक समाजवाद की संकल्पता। तो नेहरू ने समाजवाद को कहाँ से लिया गया था? भारत का जो समाजवाद है वो रूसी समाजवाद से प्रेरित था। समझना, सबसे पहले वहीं पर तो सोशलिज्म की या सोशलिस्ट जो पार्टियां वहीं पर हुआ करती थी, तो उसी से प्रेरित थे। क्योंकि भारत का सबसे निकट देश अगर कोई था, जो दोस्त था, वो कौन था? रूस था। तो हम वहाँ के जो समाजवाद है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन अंतर क्या था दोनों में? वहाँ पर क्या था, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। आज भी देखने को मिलता है रूस में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, भारत जितनी मजबूत नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो और भारत में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए और उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा करने की बात की गई। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता मिले और इन्होंने ये प्रयास किया कि वहाँ भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो मिलता रहे। तो इनके द्वारा यही प्रयास किया गया कि भारत में हर व्यक्ति है उसको सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय वो भी साथ के साथ मिलता रहे। नेहरू का समाजवाद समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को केंद्र में रखता था। तो नेहरू ने जो समाजवाद की बात की थी, इन्होंने उसका क्या फायदा था? उन्होंने इसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति था, जो समाज में जो आखिर में जो व्यक्ति है, जो गरीब है, एकदम तबका समाज में, जहाँ पर उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास है वो नहीं पहुंच पाया, उस तक भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, उस तक भी क्या हो, वो भी आगे बढ़े, संसार के ढांचे जो समाज का ढांचा है उसके बराबर चल सके। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी भारत के समाजवाद में बराबर रही, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई और सामाजिक व आर्थिक न्याय की भी इसमें बात हुई। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख तत्व है। तो नेहरू के जो लोकतांत्रिक समाजवाद उसके प्रमुख तत्व क्या थे? पहला था सामाजिक व आर्थिक समानता का लक्ष्य। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही माना कि वास्तविक स्वतंत्रता कब होगी? जब भारत में लोग हैं वो न्यायिक सामाजिक न्याय मिले, उन्हें आर्थिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय मतलब समाज में हर व्यक्ति है वो न्याय के हर रूप में समान रहे, मतलब हर सभी लोग हैं वो एक दूसरे के समानता के भाव के साथ रहे। और आर्थिक विषमता है, मतलब कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, वो दोनों के लोगों के बीच में जो खाई है वो भी कम हो जाए। उन्होंने अमीर गरीब की खाई को मिटाकर समाज में न्याय और समान अवसर की सुनिश्चित करने पर बल दिया। तो इन्होंने क्या कहा? जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो हमें खाई देखने को मिलती है ये कम हो और सभी लोग हैं वो क्या, उन सभी लोगों को समाज में आगे बढ़ने के समानता के अवसर दिए जाएं। तो यही है, इन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की कि सभी लोगों को सामाजिक रूप से भी बराबर हों। जैसे जातिगत व्यवस्था ना, इसमें जो शूद्र होते थे, दलित होते थे, वो भी समाज के उस जो ऊपर की जाति के लोग होते थे उनके बराबर आ सकें। आर्थिक रूप से अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ऐसी समाज कल्याण की योजनाएं चलाई जाए इसके, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ऊपर उठ सके। अगले वाला पॉइंट है लोकतंत्र में दृढ़ निश्चय। तो नेहरू ने लोकतंत्र समाजवाद व्यवस्था को आत्मा माना। तो जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने क्या लोकतंत्र को भारतीय शासन प्रणाली की दृढ़ माना। मतलब इन्होंने माना कि लोकतंत्र के सहारे हमारे देश का विकास हो सकता है। वे किसी भी प्रकार की तानाशाही के विरोध में थे और उन्होंने क्या कहा कि वो किसी भी प्रकार की तानाशाही है उसको विरोध करते थे कि भाई हम अपने देश में तानाशाही लागू नहीं करेंगे। वे मानते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई भी समाज है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो सके, शांति से हो, धीरे से हो, संवैधानिक और लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो और कैसा होना चाहिए? संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। और अगर अपन काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया जी पिछले 70 सालों में हमारा क्या विकास हुआ, तो 70 सालों में एक सबसे प्रमुख विकास जो था वो यही था कि हमारा लोकतंत्र आज भी जीवित है। हमारे साथ लोकतांत्रिक देश बना था पाकिस्तान, क्या हालत है आप खुद देख सकते हो। हमारे आसपास हमसे कुछ साल पहले लोकतांत्रिक देश बना था, कौन? चाइना। देख सकते हो आज उसकी क्या हालत है। समझ में आ गया आपको? बांग्लादेश की भी आज के समय आप हालत देख सकते हो, म्यांमार की हालत देख सकते हो आप, कैसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं।
तो आज के समय जो ये कह दिया जाता है ना कि पिछले 70 सालों में हमारा क्या विकास हुआ, तो हमने आज भी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं भूले हैं। चाहते तो उस समय के लोग हैं, नेता हैं, वो तानाशाही लागू कर सकते थे। क्यों लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किनको चुना? लोकतांत्रिक मूल्यों को चुना। नियोजित अर्थव्यवस्था, तो नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। तो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने प्रयास किया जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसके माध्यम से ही हमारे देश है उसका विकास हो। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको क्या हो आगे बढ़ाने में मदद करे। तो आज के समय जितने आप बड़े बड़े एमएसयूज देखते हो ना, जो सरकारी कंपनियां है, वो किसकी देन है? वो उस समय की ही देन है। जो आप एम्स देखते हो, आप ये आईआईटी देखते हो, आप ये जो रेलवे देखते हो, आज के समय हमने क्या निर्माण किया? भविष्य में हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। पहले वालों ने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप कलेक्टर भी बन जाओ और आपका पापा किसान है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई पापा आपने क्या किया, मैं तो कलेक्टर बन गया। तो वही वाली बात है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के, अपनी स्थायित्व के हिसाब से बहुत अच्छे प्रयास किए हैं उन्होंने, इसीलिए आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। अगले वाला क्या है? औद्योगिकरण और विकास का समर्थन। तो उनका यही मानना था कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक राष्ट्र निर्माण भी करना अनिवार्य है। तो उस समय सबसे पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कृषि पे। लेकिन दूसरी किस पे आधारित की? इन्होंने औद्योगिकरण पर आधारित की। तो यही है, इनकी जो सोच थी वो क्या थी कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक उद्योग है उसको भी देश में लाना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। उन्होंने बड़े उद्योग, बिजली परियोजनाएं व अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की। तो उस समय के जो आप बड़े बड़े बिजली परियोजनाएं हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, प्रायोगिक विकास, आईआईटी हो गए, एम्स हो गए, आपके बड़े बड़े ये बिजली परियोजनाएं हैं। आपका ये सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 3 बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया गया था। तो ये इन्होंने बड़े बड़े उद्योगों के विकास का प्रयास किया भारत के अंदर। अलग वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता और समानता का अवसर। तो नेहरू का समाजवाद जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? कोई भी जाति का, कोई भी धर्म और भाषा व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। और इन्होंने कोई ना जाति का समर्थन किया, ना किसी धर्म का समर्थन किया, ना ही किसी महिला पुरुष के आधार पर लिंग का भेदभाव किया। वे समानता, सभी लोग बराबर हैं, बंधुता, सभी लोगों को भाईचारे पे रहना चाहिए और न्याय जैसी व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास किया। अगले वाला पॉइंट है सहकारी आंदोलन और ग्रामीण विकास। तो इन्होंने क्या किया? शहरीकरण, औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ इन्होंने जो गांवों का विकास हो गया, सहकारी समिति हो गई, और कृषि सुधारों में भी सामाजिक नीति है उसका विनियम माना। तो इन्होंने क्या कहा? जो गांव का विकास हो गया, सहकारी समितियां हो गई और कृषि क्षेत्र है उसका विकास में इन्होंने क्या किया? उनका विनय अंग माना। वे ग्राम स्वराज व आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था के पक्षधर थे। तो उन्होंने क्या माना कि गांव है उनका विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय या आज के समय में भी भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ पर रहती है? गाँव में रहती है। तो गाँव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। अब निष्कर्ष की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद केवल एक आर्थिक दर्शन नहीं था। तो इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की थी कि लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए। ये क्या था? एक प्रकार का आर्थिक दर्शन, मतलब लोगों को झूठे पैसों के आर्थिक तरीके से सपने दिखाने का ही नहीं कार्य किया, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण था जिससे व्यक्ति की गरिमा, समानता और न्याय को सर्वप्रिय रखा गया था। जिसमें क्या था कि एक वास्तविकता का दर्शन देखने को मिलता था, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार मिल सके। इन्होंने भारत को एक ऐसी दिशा दी जिसमें आधुनिकता और परंपरा, विज्ञान और नैतिकता तथा समाजवाद, लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। तो इन्होंने समाज को एक ऐसी आधुनिकता दी और परंपराओं का संरक्षण किया, विज्ञान व नैतिकता का प्रयास किया तथा समाजवाद का संतुलन बना रहे। तो इन्होंने क्या किया? आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो विज्ञान को भी आगे बढ़ाया, साथ के साथ प्राचीन संस्कृतियाँ, जो हमारी खुद के जो गाँवों का विकास है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि हम आधुनिकता के साथ भी बने रहे और हमारी संस्कृति का भी स्वरूप खराब ना हो। आज भी उनके विचार भारत की नीतियों व संविधान
की योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो आज के समय में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं देखते हो उनमें भी उनके द्वारा जो विचार दिए गए, उनके द्वारा जो जो नीतियां दी गई वो क्या होती हैं, वो योजना उनके मार्गदर्शन का सिद्धांत रहती हैं, वही मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो यही है जो लोकतांत्रिक समाजवाद में जो नेहरू के विचार हैं उस पर प्रमुख टिप्पणी है, वो मैंने आपको बता दी है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अब बात करूँगा जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्वराज से संबंधित की धारणा थी। ठीक है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है बस स्वराज ने क्या मान्या करता, बस सीधी सीधी देखो क्या होया करती, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो मुख्य नारो थो वो स्वराज ही थो, पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता प्राप्ति करना। और ये चलो कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता ही वह भी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, ठीक है, स्वराज की बात कर चुका था कि भाई अपना स्वराज प्राप्ति करनी है। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सिर्फ यह बात ही कौन करनी बल्कि एक लक्ष्य बना लियो और इस पर दृढ़ रूप से आंदोलन जठे भी गया, उठे स्वराज की बात करी है ना। और स्वराज ने एक मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति को रूप बनाने को जो लक्ष्य है या फिर जो जाओ है वो किकन जाओ है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जाओ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी ताकि ये जो संदेश है स्वराज को संदेश है वो कठे घर घर तक पहुंच सके। और उन्होंने जो लखनऊ अधिवेशन हुए थे, जो लखनऊ अधिवेशन हुए थे उनके अंदर वो नारो दियो थो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इन पाकर रहूंगा चाहे कुछ भी जो। और वे अनुभव करते थे कि स्वराज के बिना लोगों का विकास नहीं हो सकता। मैं कह रहा ना कि इनको यही मानो था अगर समाज में अपना ऊपर उठना है तो सबसे पहले अपना स्वतंत्रता ही प्राप्त करनी पड़ेगी। तो लोगों को विकास के लिए प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक स्तर पर कोई भी स्तर पर लोगों को विकास करना हो तो सबसे पहले अपना क्या करना है, स्वराज प्राप्ति करनी है। बल्कि जो और जितना भी राजनीतिक विचारक होया बस सबसे पहले सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से विकास की बात किया करता, बाद में बात किया करता स्वराज की। लेकिन जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है बस स्वराज ने अग्रणी पंक्ति में रखा और बाकी सारा सुधारण पीछे रखा। अब बात करेंगे अपन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो स्वराज की के व्याख्या दी गई। देखो मैं पढ़ के सुनाऊं, बाद में इस पर टिप्पणी करूंगा कि भाई के थी इनका द्वारा। ये स्वराज पर के बहुत ही स्पष्ट व सरल ढंग से बताया कि वाक्य में स्वराज ओवे के है, जिस व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं उसको हमारी इच्छाओं का पालन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब हमको यो मानो है कि कोई भी व्यक्ति ने मान लियो आज अपा सरकार है, आज अपा कोई भी सरकार चुना, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे जेडीयू की, चाहे तृणमूल कांग्रेस की, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी पार्टी ने जिन अपा चुनाव कर रहा उन अपनी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी मान लिया अपना कोई चाहे थोड़ी सी देर पहले मैं ट्रक अधिवेशन बात करूँ तो जो राष्ट्रीय कानून आया था ट्रकों के खिलाफ, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ यातायात कानून में सुधार हुआ था, ऊपर बात करी, चाहे कृषि कानून हो, सरकार ने अपनी बात सुननी पड़े। ठीक है, सुधार करने के लिए, क्योंकि यह क्या अपनी निर्वाचित सरकार है, चुनी हुई सरकार है। अगर आप अपनी बात नहीं सुनेगा तो जो चुनाव होगा तो आप क्या कर देंगे, आप उन्हें हटा देंगे। तो उनको ये मानो कि जिस व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं उसको हमारी इच्छाओं का पालन करना पड़ा है, उनके की जनता की बात, प्रजा की बात माननी पड़े है। लेकिन जो सरकार हमारे द्वारा निर्वाचित नहीं होती है वह अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करती है। अब मान लो कोई तानाशाही है, कोई राजा को राज चल रहे हैं, अब मान लो उत्तर कोरिया और तानाशाह किम जोन है, उसकी बात देख लो, वो चाहो वो करे, जो नहीं चाहो वो कौन करे। जनता ने 2 टाइम आपका अगर सिर झुकावा है ना, वो खुद की बढ़ाई करावा है। तो जो तानाशाह सरकार होगी, जो निर्वाचित सरकार ने क्या होगी, वो आपकी मनमानी करेगी। ठीक है, और हमें उसकी बातों को मानना पड़ेगा, चाहे हमें पसंद हो चाहे नहीं हो। तो स्वराज की बात यही थी, लोकतंत्र की बात करी थी कि स्वराज को अर्थ यह है कि जनता ने यह अधिकार मिले कि वह अपनी बात सरकार का समक्ष रख सके, और सिर्फ बात रखने को अधिकार नहीं मिला बल्कि जो सरकार है वह जो जनता है प्रजाओं की बात ने माने। और यह बात कद होगी जब सरकार है वह निर्वाचित होगी और प्रशासन है वो निर्वाचित होगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्वाचन जो स्वराज की परिभाषा यह थी। था मेरे सब समझ में आ गई होगी। उनको क्या मानो तो जो तिलक है वह स्वराज को अर्थ के मान्य करता, स्वराज को अर्थ मान्य करता वह उत्तरदायित्व सरकार,
जो मतलब जनता की बात सुने, उनको प्रशासनिक दृष्टि से उनमें सुधार करने की कोशिश करे। लेकिन ये यही विचार करने का था उग्रवादी नेता को आया करता। लेकिन उदारवादी जो नेता था वह क्या कराया करता, वह ब्रिटिश शासन ने क्या माना करता कि वह ब्रिटिश शासन बहुत अपने लिए बढ़िया है, न्यायप्रिय, अपने के लिए न्याय कर रहे है और ईमानदारी है, मतलब बस सीधी सीधी बात है, ब्रिटिश सरकार को समर्थन कराया करता। लेकिन तिलक का विचार आएगा कोनिया, तिलक सीधा क्या करता, ब्रिटिश हुकूमत ने उठा के फेंको, कोई काम की कोनिया। उनके अनुसार स्वराज मतलब भारतीय लोगों को शासन करना ही सब कुछ है। अब उसके बाद में अलग बात करांगा लोकमान्य तिलक का लोकतंत्र में समर्थन। जय माता पहले ऊपर बात बताई कि जो अपना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, हन को अनुसार लोग जो परिभाषा दी गई स्वराज की, उनमें भी कुछ ना कुछ लोकतंत्र की भावना या लोकतंत्र की भावनाएं बा साफ स्पष्ट रूप से निकल के आवे। तो हन की यही भावना थी कि समाज के अंदर अगर आगे बढ़ाना है तो लोकतंत्र को होना बहुत जरूरी है। तिलक का स्वराज लोकतंत्र का प्रतीक था। तो मैं बता दी कि भाई लोकतंत्र की बात करी थी। तिलक एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उनकी धारणा थी स्वराज में एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें समस्त अधिकारी और कर्मचारी जनता के हितों के प्रति जागरूक रहे। यह चीज मैं थाने बता दी कि भाई अगर बस सरकार या वह प्रशासनिक व्यवस्था अपने देश में लागू है जो भाई जनता की बात सुने, जनता की भावना है, जनता हित की बात करे, जनता ने जागरूकता के ऊपर बात करे, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता हो, सारा का सारा व्यक्ति को सर्वप्रथम हित के है कि वह जनता का प्रति उत्तरदायित्व रहे। तो आज का टाइम पर भी अपने प्रशासन में जो भी अधिकारी है, जो भी नेता है, जो भी राजनेता है, सारा कहीं जनता का एक सेवक है। लेकिन अपनी या तो अपनी एक त्रुटि है अपने समाज के अंदर कि कोई भी सरकारी व्यवस्था में कोई अधिकारी लाग गो या कोई नेता बन गो तो अपन भगवान बना के बैठा ध्यान नहीं, वो जनता को एक मात्र सेवक है और अपना एक सेवक की तरह ट्रीट करना चाहिए। कोई भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अफवाहों को बस बढ़ाई करते जा रहे हैं, अपना उनसे पूछना चाहिए कि भाई अपनों ठीक के क्या अपने समाज के अंदर था 5 साल के लिए निर्वाचित करे गए कोई भी एमएलए एमपी जो निर्वाचित करे जाए, अपना सर्वप्रथम अधिकार है। आप जब भी बात वापिस थार से वोट मांगना है तो थे आया कोई नहीं कि उनका चरनाम जाके पड़ जाओ कि हो भगवान आगा नहीं, उनसे पूछने को सवाल पूछने को अधिकार रखो कि भाई थे 5 साल या हमारा मोहल्ला के अंदर, हमारा गांव के अंदर, हमारा जिला के अंदर ते क्या सुधार करो, के थे कार्यपालिका कितना रुपया खर्च करया, कठे खर्च करया, थारी आय के अंदर वृद्धि हुई तो क्यों हुई, तारे कौन सा ते तारा को निजी हित के लिए कार्य करें, कुछ कौन सा आता है जो थे प्रजा हित के लिए कार्य करें, थारी इतना दिन सरकार रही के थे कार्य करा। लेकिन अपने समाज के अंदर एक बहुत बड़ी त्रुटि है, कोई भी व्यक्ति अगर निर्वाचित हो जाए तो बस उन्हें भगवान मान लियो जाओ, कोई बस आगे पीछे डोलता रही, चाटुकारिता करता रही। यह विचारधारा बिल्कुल गलत है। समाज ने अगर लोकतंत्र ने मजबूत करना है तो नेता ने भगवान मानना छोड़ो और उन्हें सेवक बनाना शुरू करो। सवाल पूछना जब तक अपनी प्रजा, जब तक अपनी जनता नेता से सवाल पूछना नहीं शुरू करेगी तब तक समाज में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सके। ये विचार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। वे इंडिया काउंसिल के भंग करने के पक्ष में थे। उन्होंने अन्य राष्ट्रों की भांति राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहते थे। मतलब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका सदस्य भारत बनना चाहिए, वो टाइम की बात है। ठीक है, अब अंतिम 2 पॉइंट बच रहे हैं। सबसे पहले क्या, उनके द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी ताकि स्वराज की भावना है वह आगे बढ़ जाए। तो जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना कब करी गई थी? 28 अप्रैल 1916 के अंदर। ठीक है, जद के कि होम रूल लीग की स्थापना करी जानी चाहिए। कठे करी थी? बेलगांव जगह है, जठे एनडीए भी है पुणे के अंदर, उठे स्थापना करी गई थी होम रूल लीग की। ये क्या है कि जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जय जेल से बाहर आया, उनके द्वारा जो स्वराज की भावना ना और मजबूत करके होम रूल लीग की स्थापना करी गई ताकि हुन जाए कि विचारधारा का रखने वाला व्यक्ति एक साथ जुड़े और घर घर तक स्वराज की भावना ना आगे पहुंचाए और उनको जो कार्यक्रम है वो और अच्छा मजबूत तरीका से लोगों के बीच में पहुंचा सकें। ठीक है, उनको क्या मानना था? उनको मानना था कि जो यह होम रूल लीग नाम की जो नई पार्टी है वह चाहती है कि तुम अपने भाग्य के विधाता तुम खुद हो और जो तुम्हारा भाग्य है वो थारा खुद का आत्म है। ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो तुम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो तुम खुद सदैव पतन के कार्य होगे। मतलब यह कहना हो, अंग्रेज भारतीय लोगों ने
होम रूल लीग का माध्यम से यह बात कही कि भाई भारतीय लोगों को भाग्य है ना वो उनका खुद का हथम है, अंग्रेजा का हथम को नहीं। अगर थे चाहोगा स्वराज की भावना रखोगा, अंग्रेजा के खिलाफ खड़े होगा तो थे क्या स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सको हो। और अगर नहीं चाहोगा तो फिर क्या हो जाओगा, पतन होगा, अंग्रेजी हुकूमत हार पा यही शोषण करती रहोगी। अब अंतिम पॉइंट की तरफ बात करूंगा, स्वराज प्राप्ति के साधन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज को प्रधानमंत्री दे बता रहे कि स्वराज पर बात करी। स्वराज ट्रैक्टरी को नहीं, स्वराज को अर्थ हुआ है कि भाई जो थान बात बताई सारी की स्वराज पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक लोगों की निर्वाचित सरकार बनाना, वो स्वराज होया करें। ठीक है, अब की बात कही कि ये सिर्फ स्वराज के ऊपर बात ही करी बल्कि बतायो भी कि अपना के हिसाब से प्राप्त करना है। तो उनका केस है वो बतायो कि स्वराज प्राप्ति ने एक नैतिक कर्तव्य मान्या करता कि भाई हर व्यक्ति ने ये प्राप्त होना ही होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्वराज सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म भी है, कि हर व्यक्ति ने स्वराज प्राप्त करना सिर्फ उनको एक अधिकारी को नहीं, जन्मसिद्ध अधिकारी को नहीं, बल्कि एक धार्मिक दृष्टि से भी है। स्वराज वह वस्तु है जिसे इतिहास में किसी भी देश ने दूसरों को स्वेच्छापूर्ण नहीं दिया है, परंतु उस देश ने स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त किया। बहुत तगड़ी बात कही बात कि भाई कोई भी देश में दुनिया को इतिहास उठा के देख लो, कोई भी दूसरे देश पर जब शासन कराया करते हो, चाहे इंग्लैंड भारत पर शासन कराया करता ब्रिटिश हुकूमत, तो बाप ही थोड़ी दे दियो, बक दे दियो जब मान लो भारत वाले लोग अच्छा दबाव बना दियो। तो यही बात कही कि कोई भी इतिहास गवाही है, कोई भी देश है दूसरे देश पर जब तक उन स्वराज को देखो, जब तक कि वो उठेगा लोग खुद जागरूक नहीं हो जाएगा, और क्या है जो देश के अंदर अपनी भावनाओं पर नहीं उठाएगा, प्रयत्न नहीं करेगा स्वराज प्राप्ति के लिए। ये सब थी अपना जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की क्लास नंबर 9 है या 9 नंबर क्लास। ठीक है, हनका राजनीतिक विचार पढ़ाया था ना, स्वराज पढ़ाया, और कोई डाउट है तो थे पूछ लियो। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर। तो आज अपन देखेंगे जो शुक्र है उसके जो राजनीतिक विचार रहे हैं कि राजनीतिक विचार पे। तो सबसे पहले आप देखा कि भाई यो पर्सन के सब पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो थे पूछ लिया करो मेरे ऊपर। राज्य के कार्य के विषय में शुक्र के विचारों का परीक्षण कीजिए। मतलब जो राज्य का विषय में भाई जो शुक्र है वो अपना के राजनीतिक विचार दिए हैं। ठीक है, शुक्र के अनुसार राजा के कार्य व दायित्व का वर्णन कीजिए। तो भाई राजा का के दायित्व हुए हैं और के कार्य हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर बताई रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है और के सब पूछा जा सकता है, शुक्र के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर थे कौटिल्य और मनु ने अगर अच्छी तरीका से पढ़ लियो है तो कोई जरूरी को नहीं, ये वीडियो ने थे स्किप भी कर सको अगर टाइम नहीं है तो थारकन, अगर है तो पूरा देख लो। क्योंकि जो शुक्र का जो विचार है वह कौटिल्य और मनु का राजनीतिक विचार से लगभग समान ही, कुछ एक दो पॉइंट ही अलग हैं दुनिया का लगभग मिला जुला ही रूप है। तो राज्य की उत्पत्ति का बारे में क्या सिद्धांत दियो। मतलब भाई राज्य की उत्पत्ति के मतलब एक जो राज्य है ना उसके अंदर भाई के साबू एक राज्य चल रहा है और उसके अंदर जो राजा हो के कार्य हुए हैं वह सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जया माल्या मनु यह चीज बताई थी, या पाश्चात्य संस्कृति का जितना भी जो विचारक होया उन्होंने कहा कि कोई भी राजा है वो देवताओं से मिलके बने हुए हैं। जो राजा का जो एक ईश्वर का गुण हुए हैं भाई एक राजा के अंदर होना चाहिए। यही चीज शुक्र भी बताई है कि भाई जो राजा है ना वो देवी सिद्धांत के ऊपर निर्भर करे कि भाई वो का गुण है ना 8 देवताओं से मिलके बने हुए हैं। भाई 8 देवता जो अपने मनु बताया था, भाई शुक्र बताए ही इंद्र, वायु, यम, यज्ञ, वरुण, चंद्र और कुबेर। सेम टू सेम जो मनु बताए भाई 8 देवता ये बताए ही। अगर तो पहली क्लास देखिए तो था ना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों कि भाई इंद्र, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर है। उनकी जो योग्यताएं हैं, जैसे इंद्र भगवान ने देवताओं को राजा माना जा है, वायु की तरह एक राजा के अंदर अपनी जनता के बीच में जो के चाल रहे है उसकी पहुंच बनाने की सामर्थ्यशाली होना चाहिए। यमराज की न्याय उसके अंदर जो अपराध के अंदर दंड वह जो भावना है बस सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें गुण ही में पहले था बता चुके हूँ। शुक्र यह भी एक चीज बताई कि यह इंपॉर्टेंट जो एक अलग पॉइंट है वो क्या बतायो कि जो राजा है ना वो दंड को प्रतीक बतायो। दंड को प्रतीक ने मतलब है समझ गया कि भाई राजा ने ना न्यायप्रिय होना बहुत जरूरी है, और राजा को जो खोप है, राजा को जो
डर भाव है वो जनता के अंदर पूरी तरीका से होना चाहिए। अगर जनता राजा से नहीं डरेगी, अगर राजा को से दंड को राजा के द्वारा दिए गए दंड को अगर भय नहीं होगा तो थान पे रहे सामाजिक अव्यवस्था हो जाएगी, चोर डाकू अपराधी प्रवृत्ति बस ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो दंड को बड़ो महत्व दियो शुक्र। तो यो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यो तरह क्वेश्चन आओ तो भैया ये क्वेश्चन कम चांस है आने का, लेकिन अगर यो क्वेश्चन आओगे तो 20 नंबर का होगा थारा, नहीं 5 नंबर में अति लघु उत्तरा दूंगा, पूछो जा सका है। एक अलग पॉइंट जो मनु दियो वो कह दियो तो जिस प्रकार समुद्र है ना आनंद की के कारण क्यों है ना, देखो समुद्र है, समुद्र में समुद्र पर जय चंद्रमा की प्रकाश पड़े ना तो वो जगमगा उठा है और वो आनंद की बात ही लगा, क्या है लगा जानी चंद्रमा को प्रकाश पड़ता है खिल उठे समुद्र। बाई बात बताइए मनु कि बताइए जी प्रकार से समुद्र के अंदर चंद्रमा को प्रकाश पड़ने से वो जगमगा उठा है, उसकी प्रसिद्धि उसकी जो मतलब रंग रूप है वो अलग ही निखर क्या हुआ है। वहीं ही राजा को राजा का नेत्र प्रजा का नेत्रम मतलब जनता का आख्या के अंदर या जनता का अंदर भावना के अंदर राजा हमेशा आनंददाता होना चाहिए। मतलब आनंददाता का अर्थ है शीतलता या मतलब प्रजा हित के लिए सुख सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। और तो अच्छे तरीका से समझा दूं, जहाँ समुद्र के ऊपर चंद्रमा है ना वो प्रकाश पड़ियो तो वो प्रकाश के कारण समुद्र जगमगा उठो, ठीक है। अब पूरा समुद्र की उपमा तो करी गई प्रजा से, और जो चंद्रमा है चंद्रमा की उपमा करी गई है क्या क्या के साथ, के साथ राजा के साथ। मतलब जय चंद्रमा ना चंद्रमा की जो प्रकाश है किरण है वह समुद्र पर पड़ रही है, वो तो शीतलता की जो भावना है बाकी के अंदर है, प्रकाश के अंदर की के अंदर है, चंद्रमा के अंदर है। वह ही राजा के अंदर इतना गुण होना चाहिए जो चंद्रमा के अंदर अपनी किरण शीतलता की किरणा को गुण है ना, वही राजा के अंदर भी यहाँ का गुण होना चाहिए। वह समुद्र रूपी जनता के अंदर क्यों है आनंद फैला दे। तो यह टिप्पणी जो बुक करी थी अच्छा एक्सप्लेन कर दी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जिस प्रकार समुद्र के आनंद और वृद्धि है के कारण चंद्रमा है, उसी प्रकार प्रजा की नेत्रों का आनंददाता कौन है, राजा है, ठीक है। अब यो तो थो कि भाई जो राजा के अंदर के गुण होना चाहिए, दूसरों के राजा का के गुण व अवगुण होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई राजा के अंदर मुख्य गुण तो देखो, एक राजा न्यायप्रिय राजा होना चाहिए, है ना, राजा बलशाली व वीर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, राजा ना प्रजा हेतु के लिए सर्वप्रिय होना चाहिए, और साथ के साथ यही बात है कि अपनो निजी जीवन त्याग के ना वो मतलब प्रजा के लिए कार्य करना होना चाहिए। ये तो था गुण। उसके अलावा यहाँ एक धर्माचरण जरूर करना चाहिए राजा ने। अगर राजा खुद ही धर्म का विरुद्ध कार्य करेगा तो फिर प्रजा क्या मानेगी कि। उसके अलावा कुछ अवगुण ही जहाँ जुओ खेलनो, मदिरा पान करनो, शराब पीनो। राजा उसके अलावा राजा ने काम, क्रोध, मोह, लोभ और मान हर सब चीज़ों से कि दूर रहना चाहिए। काम मतलब कार्य, क्रोध मतलब गुस्सा होना, मोह मतलब कोई भी चीज से लगाव होना, लोभ मतलब बाया लालच होना, और मान मतलब प्रसिद्धि। तो हर सब चीजें से पर उठ के ऊपर उठ के एक राजा ने कहे कि प्रजा हित के लिए सोचना चाहिए। मतलब आया कोई नहीं कि भाई कोई प्रजा पर गुस्सा आ दियो तो अत्याचार करने लगो, या फिर कोई भी वो जो अपनी जो संबंध है या रिश्ते कोई भी संबंध है उनका मुंह में इतना भी नहीं पड़ जाओ कि वो प्रजा नहीं भूल जाओ, मान और प्रसिद्धि में इतना नहीं डूब जाओ कि प्रजा हित भूल जाओ। तो सौ बात की एक बात यह है कि राजा के लिए सर्वप्रिय कार्य यही है कि वो प्रजा को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुक्र बताए वो क्या बताइए, राजा ने अपने गुरु की हमेशा सेवा करनी चाहिए और शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। तो गुरु की सेवा करोगे तो उससे क्या कि लगातार गुरु के संपर्क में रहो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, तो उनके कि वह समय समय पर उन बताता रहेगा कि ये कमी ही ये चीजें, तो इससे उन जो प्रजा के बीच में हमेशा उसकी योग्यता बनी रहेगी। साथ के साथ शास्त्र को अध्ययन करना भी और धर्म को अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। राजा का क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, ये सब चीजें देखांगा। देखो मैं कुछ चीज बताई थी तन कि राजा शुक्र एक चीज है कि राजा सात्विक नेचर को होना चाहिए। सात्विक वो आदमी वह है जो आदमी सत्य विचारा पर चलने वालों, धर्म का अनुसार आचरण करने वालों, वो आदमी सात्विक व्यक्तित्व कहलावा है। राजन के करना चाहिए, धार्मिक आचरण करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और वीर होना चाहिए। ये सब चीज़ें भाई, राजा अगर सहनशील व्यक्ति नहीं होगो, बात बात पर गुस्सा होगो, अगर भाई बात पर गुस्सा हो तो कोई व्यक्ति है वो सही निर्णय को ले पाए। और राजा के अंदर अगर कोई चीज कोई योग्यता हो ना हो, लेकिन सही निर्णय लेने की योग्यता होनी बहुत जरूरी है।
और उसके अलावा भी राजा का के कुछ कर्तव्य ही क्यों है, दुराचार्य मतलब दुराचार्य अपराधन के करनो, दंडित करनो, दान पुण्य करनो, ठीक है, दान देनो कि भाई जनता के अंदर समय समय पर भाई जो गरीब जनता है उन्हें दान देनो, पंडिता ने या फिर जो राजगुरु ही उन्हें सब ने दान देनो बहुत जरूरी वह है, जो अपना राजभक्त है उन्हें दान देनो, प्रजा की रक्षा करनो। सर्वप्रिय कोई भी राजा को धर्म है वो अपनी प्रजा के प्रति है रक्षा करनो, ठीक है, मतलब कदे कोई सामने राजा और कोई अपराधी के प्रति अपराधी प्रजा ने दुखी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरो राजा आक्रमण कर रहे है या फिर और कोई अकाल आगो को कुछ भी आगो, हर विपत्ति के अंदर राजा ने प्रजा के समक्ष खड़े होके उसकी रक्षा करने को दायित्व है, प्रथम दायित्व है। साथ के साथ अब अगर कोई भी राजा ना करना अपना राज्य चलाना तो कर लेना बहुत जरूरी है। यही बात मनो तो यह बात तक है कि अगर कोई भी राजा अगर कर नहीं लेगो तो वो राज्य कौन चला सके, तो भाई बात है कर वसूलन की कला भी होनी चाहिए राजा के अंदर। और कर वसूलता समय यह है कि यहाँ कोनी की बहुत ज्यादा प्रताड़ित करी जा रही है जनता, नहीं, बहुत अच्छो और विनम्र स्वभाव रहा कि राजा ने कर लेना चाहिए। साथ के साथ अन्य राज्यों को अपने अधीन करना, मतलब राजा के अंदर एक महत्वाकांक्षा की भावना होनी भी बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा मतलब कि भाई हर आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, वही तरीका से राजा होया करता वह भी क्या करता कि भाई आप अलग अलग राज्य जीत के अपने राज्य को विस्तार करा, ठीक है। तो यो राजा के अंदर एक महत्वाकांक्षा की भावना होनी भी बहुत जरूरी है ताकि दूसरे राज्य ना अधीन करना। साथ के साथ यह भी उसका कि भाई एक दूसरा राजा वो बहुत ज्यादा जनता प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं उनको, तो उन्हें जीत के वो प्रजा हित के लिए भी वो भलाई को काम हो सका है। जरूरी को नहीं के लिए जीतनो कि अपना बड़ो नाम हो जाओ प्रसिद्धि को, नहीं, प्रजा हित के लिए भी काफी बार ये काम करे जा सका है। प्रजा की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, तो यह भाई चीजें जो मैं पहले बता दी था। शिक्षा व्यवस्था का ध्यान देना, शुक्र है वो सबसे जरूरी चीज पर ध्यान गौर दियो, सबसे ज्यादा जोर दियो, वो क्या पर दियो कि शिक्षा व्यवस्था है ना वह कोई भी राज्य में होनी बहुत जरूरी है। वो अलग अलग प्रकार का मंदिरम शिक्षा देने का प्रति बताए कि भाई साथ के साथ राजा ने भी शास्त्रार्थ करना चाहिए, शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, जनता ने भी शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया शुक्र। और यह चीज बताइए कि भाई वैज्ञानिक दृष्टि से है ना, जो चिकित्सक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, तो हर प्रकार का जो व्यक्ति ही जिनका अंदर शिक्षा का आगे बढ़ाने को योग्यता है तो उनको सम्मान भी करना चाहिए राजा के द्वारा समय समय पर, ताकि शिक्षा आगे बढ़े। अगर शिक्षित जनता होगी तो इससे प्रजा हित होगी, प्रजा को ही भलाई होगी। साथ के साथ राजा ने ना अपना नैतिक कार्य करता रहना चाहिए। नैतिक कार्य के लिए क्या कहा, यज्ञ और मंदिरा को भी निर्माण करना चाहिए, और साथ के साथ प्रजा के लिए सड़क व सार्वजनिक इमारतों को भी निर्माण करना चाहिए। तो ये सब चीजें ही जो राजा ने करनी चाहिए। साथ के साथ अवैध व्यापार व व्यापारियों पर नियंत्रण करना चाहिए। भाई कई बार देखो कई कट्ठे कट्ठे के करी व्यापारी है ना, बस जनता ने बहुत परेशान कर दी, कम चीज मोल रहे हैं, ज्यादा पिसो कर ली, स्टोरेज कर ली, तो उनसे क्या है कि जनता दुखी हो जावा है। भाई एक 10 रुपए की चीज ना 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो इससे जनता के परेशान हो जाए। तो इस चीज के लिए भी राजा ने व्यापारियों को सहयोग भी करना बहुत जरूरी है। अगर व्यापारी वर्ग नहीं होगा तो राज्य कदे कौन चल सके, लेकिन उन पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज होनी बहुत जरूरी है। साथ के साथ शासन को पर क्या बतायो, भाई शासन पर भाई बात है, कोई भी राजा ने ना सबसे बड़ों को राज धर्म यही है प्रजा के लिए कार्य करना। अगर कोई राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए या अपनी प्रजा हित के लिए अगर अपना निजी जीवन भी त्यागना पड़ रहा है तो इसके लिए कभी भी राजा ने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बस यही बात है। अब एक अंदर एक जो 5 नंबर को छोटो वाला क्वेश्चन हम कई बार पूछो गए है, मैं थान करा दी हूँ कि शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था पर विवेचना कीजिए। मतलब भाई कोई भी राज्य चलाने के लिए थान भी रहे प्रशासन होना बहुत जरूरी है। प्रशासन समझो ना, आईएएस होगा, ब्यूरोक्रेसी जिन बोली जाए, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, जितना भी सरकारी कर्मचारी है ना वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ही आए हैं, ठीक है। साथ के साथ शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित विचारों पर व्याख्या कीजिए। तो शुक्र के प्रशासनिक संबंधित व्याख्या पर विचार करना ही अपना ने ये बताना है, और इको आलोचनात्मक टिप्पणी भी करनी है प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो अपन एक चीज देखा, शुक्र ने मंत्रिमंडल शुक्र के जो शुक्र 3 चीज बताई, शुक्र के बताई जया मान लो कि अगर एक राजा है, वो अगर कोई राज्य को सिर है ना, समझ रहे हो, मतलब सर्वोच्च है, सिर को अर्थ सर्वोच्च है, तो जो अमात्य मतलब मंत्रिमंडल कर्मचारी वर्ग है वो उसकी आंख है। साथ के साथ एक चीज और बताई कि एक लो आदमी जीवन में कुछ ही गुण कर सके, चाहे वो कितने योग्यतावान हो, वही तरीका एक राजपाट चलाना, एक राज्य चलाना तो बहुत बड़ी चीज है। तो उकले योग्यवान कर्मचारी वर्ग होना बहुत जरूरी है।
शुक्र प्रशासनिक दृष्टि से कर्मचारियों को योग्यता पर बहुत जोर दियो थो। ठीक है। और शुक्र यह माने कि अहिया को नहीं कि भाई थे आपका कोई सागला नहीं इकट्ठा करके कर्मचारी बना दिया ना, योग्यता का आधार पर कर्मचारी बनाना चाहिए। और अहिया को नहीं कि एक समान योग्यता का अधिकारी नहीं थे अधिकारी बना दिया ना, साथ के साथ हर अलग अलग कला के अंदर निपुण योग्यता के अंदर निपुण योग्यता या व्यक्ति ने हमेशा क्या बनाना चाहिए, हाँ अधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से डालना चाहिए। तो योग्यता को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3 चीज बताई थी। जो शुक्र है वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में 3 भागों में बांटे हो। पहला कि मंत्रिमंडल, जो सबसे ऊंचा होगा वो मंत्रिमंडल, जहां आज का दिन प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल सुने होगा ना थे बेसाबू। फिर क्या कर्मचारी व अधिकारी तंत्र, कर्मचारी और अधिकारी तंत्र में मान लो कि अपना जितना भी ब्यूरोक्रेसी IAS RS होना ही है ना मान लो। और फिर तीसरा कौन सा, तो प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक संगठन है मान लो जो IAS IPS के नीचे जितना भी हो ना, मास्टर पटवारी ग्राम सेवक है ना, टीचर और जो कृषि विभाग के अंदर ही नगर पालिका विभाग के अंदर जितना भी डिपार्टमेंट का अधिकारी आओ सब क्या प्रशासनिक संगठन में है। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल, उसके बाद में कर्मचारी व अधिकारी तंत्र IAS IPS वालों, और बाद में प्रशासनिक संगठन। तो 3 भागों में शुक्र बांटे। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो सबसे बड़ा है। और शुक्र मानियो कोई भी मंत्रिमंडल हो ना, उसके अंदर क्या है 10 जना होना जरूरी हुआ है। बस 10 सदस्य कौन सा होगा याद करना पड़ेगा था ना। ये वीडियो ने एक बार देख लियो, मैं ट्रिक सभी कुछ याद करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पुरोहित, पुरोहित मतलब पुरोहित समझा, पुरोहित रखा जो पूरा हाथ रखा राजा का थम कार्य के अंदर, समझ लो पुरोहित ना समझ लो जो राजा का कार्य के अंदर पूरा हाथ बटा के रखा है वो कौन हो, पुरोहित। पुरोहित होया करता पंडित, जो पंडित होया करता है, फिर कोई भी व्यक्ति ना पुरोहित बोला जाया करता। तो सबसे बड़ा अधिकारी होया करता मंत्रिमंडल के अंदर शुक्र के हिसाब वो कौन होता, पुरोहित। फिर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उससे छोटा है करता जो प्रतिनिधि को नहीं आज भी बोला हाँ MLA MPN भी प्रतिनिधि बोला हाँ, ठीक है, जो है मान लो प्रतिनिधि। उसके बाद प्रधान, जो अफलो प्रधान भी गाँव में होया ना वो प्रधान मान लो। तीसरा नंबर पर कौन हो, प्रधान। फिर कौन हो, सचिव, सचिव प्रधान का नीचे कौन कार्य करे, बाद में सचिव। सचिवा का नीचे कौन होगा, मंत्री, जो छोटा मोटा मंत्री हो ना वह। फिर पांड विभाग कार्य करेगा। फिर उनसे नीचे कौन आएगा, पंडित। फिर उनसे नीचे सुमात्र, और ऊपर नीचे अमात्य, और नीचे दूत। तो ये 10 अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी का नाम बताया हर थे, याद कर लियो एक बार। अगर PDF में 2 बार रिवाइज कर लोगा ना 2-3 बार तो याद हो जाएगा था ना। एक बार रिवाइज कर दो, पहले पुरोहित, फिर प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, पांडवाक, पंडित, सुमात्र, अमात्य और दूत। ये सब 10 जना आया करता। भाई क्वेश्चन बहुत कम चांस ही पूछने का, पूछो जाओ तो लघुतरात्मक में ही पूछो जाओ, ठीक है। इन पदों में सबसे बड़ा पुरोहित होता और सबसे छोटा कौन होया करता, दूत होया करता। उसके बाद दूसरो डिपार्टमेंट कौन सा होया करता, कर्मचारी व अधिकारी तंत्र। तो कर्मचारी और अधिकारी तंत्र ने जो शुक्र के माने राज भरते मान्या, राज भरते कौन हुआ है, राजा का भक्त आदमी, एकदम स्वामी भक्त आदमी होना चाहिए। अगर कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कर्मचारी व अधिकारी तंत्र हमेशा राजा का प्रति क्या होना चाहिए, एकदम काठा अब्बा होना चाहिए, राजभक्त होना चाहिए, ठीक है। ये कौन होया करता, मंत्री और उनका सहायक होया करता। जब मान लो छोटा मोटा मंत्री है ना, अब जब मान लो अपना कोई भी सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका जो नीचे जितना भी अधिकारी काम करे ना, बस मतलब कर्मचारी व अधिकारी तंत्र में आगा, ठीक है। विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, जो सबसे टॉप अधिकारी को नहीं, IAS भी तो सब टॉप अधिकारी तो बने अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो उनका विभिन्न कलाओं विधाइयों के अधिकारी, राजा व राजमहल के अधिकारी, जब मान लो राजा के अंदर कोई सेनापति होगो, ठीक है, या फिर राज कलाकार होगो, राज संगीतकार होगो, राज कवि होगो, ये सब अधिकारी होया करता। इसके अलावा जो जुला है, दर्जी, धोबी, माली, कुमार, ये सब भी के कर्मचारी होया करता। मुख्य हमें भी प्रधान जुला, प्रधान दर्जी, प्रधान धोबी, प्रधान माली, ये जो राजपाट में ही काम करेगा, मतलब राजा का जो महल है वो अंदर ही काम करी ना, वही आया करता आने के अंदर। बाकी छोटा मोटा कौन गिने जाया करता। उसके अलावा एक लास्ट के बताया प्रशासनिक संगठन, उसका नीचे जितना भी आधिकारिक विभाग आएगा वह सब क्या आएगा प्रशासनिक संगठन में, जो हण को कर्मचारी व अधिकारी तंत्र को और मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद को सहयोग कराना। तो यह था शुक्र को जो छोटो सो प्रश्न इन 2 तरीका से पूछे जा सके। राज्य के कार्य विषय में शुक्र के विचार व प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में शुक्र के विचारों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। छोटा ही वीडियो है आज को, और बता दो था साथ के साथ यूनिट 1 है ना जो थारी बात खत्म हो गया आज ये क्लास के साथ। अब अपने बच्चे यूनिट 2 और यूनिट 3 का 3